नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। अजमेर नगर निगम के 80 वार्डों सहित जिले की 8 अन्य नगरीय निकायों के वार्डों की आरक्षण लॉटरी सोमवार को जवाहर रंगमंच में निकाली गई। आरक्षण लॉटरी की प्रक्रिया की शुरुआत अजमेर नगर निगम से हुई। जिला कलेक्टर लोकबंधु ने लॉटरी से संबंधित प्रक्रिया और आरक्षण के नियमों की जानकारी दी। लॉटरी के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने विरोध करते हुए हंगामा किया और भाजपा को VIP ट्रीटमेंट देने का आरोप लगाया। अजमेर नगर निगम के 80 वार्डों सहित जिले की 8 अन्य नगरीय निकायों के वार्डों के आरक्षण की लॉटरी सोमवार को जवाहर रंगमंच में निकाली गई। आरक्षण लॉटरी की प्रक्रिया शुरुआत अजमेर नगर निगम से हुई। जिला कलेक्टर लोकबंधु ने लॉटरी से संबंधित प्रक्रिया और आरक्षण के नियमों की जानकारी दी। लॉटरी के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने विरोध करते हुए हंगामा किया और भाजपा को VIP ट्रीटमेंट देने का आरोप लगाया। अजमेर नगर निगम के 80 वार्डों में अनुसूचित जाति के लिए 20 वार्ड आरक्षित किए गए हैं। अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए नगर निगम के वार्ड 61, 54 आरक्षित किए गए हैं। इनमें 54 अनुसूचित जनजाति महिला के लिए आरक्षित रखा गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 16 वार्ड आरक्षित किए गए हैं। वहीं महिला सामान्य वर्ग के लिए 14 वार्ड आरक्षित किए गए हैं। आरक्षण की प्रक्रिया के बीच कांग्रेस की ओर से विरोध भी जताया गया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि लॉटरी प्रक्रिया में भाजपा नेताओं को VIP ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। इसको लेकर मौके पर हंगामे की स्थिति बन गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रक्रिया में पारदर्शिता बरतने की मांग करते हुए विरोध दर्ज करवाया। अजमेर नगर निगम के कुल 80 वार्डों में 20 वार्ड अनुसूचित जाति, 2 वार्ड अनुसूचित जनजाति और 16 वार्ड अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं। वहीं महिलाओं के लिए आरक्षित वार्डों की कुल संख्या 27 बताई गई है। गौरतलब है कि अजमेर नगर निगम के महापौर पद के लिए आरक्षण की लॉटरी 13 अगस्त को निकाली जा चुकी है। इस बार अजमेर महापौर का पद महिला के लिए आरक्षित किया गया है। ऐसे में नगर निगम चुनाव के बाद किसी भी आरक्षित वर्ग की महिला अजमेर की महापौर बन सकती है। देखिए, निश्चित रूप से मैं कहता हूँ कि आज जो प्रशासन द्वारा लॉटरियां निकाली गई है और आज बहुत स्थिति स्पष्ट होगी सभी वार्डों की आरक्षण की। मैं भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जो लगातार 5 साल अपने कार्यकर्ताओं को गतिशील रखती है, सक्रिय रखती है और हमारे जो पार्टी के विभिन्न मोर्चे उनका गठन भी कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं को विभिन्न वर्गों में तैयार करना होता है। इसलिए हमारे पास प्रत्येक वर्ग का पूर्व से ही पहले से ही तैयारी के साथ हमारे पास विकल्प पैनल तैयार था और मैं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के श्रेष्ठ कार्यकर्ता और जो निष्ठावान कार्यकर्ता और जो जीतने वाले कार्यकर्ता उनको वरीयता के आधार पर टिकट मिलेगा और इसका निर्णय हमारी पार्टी का जो वरिष्ठ नेतृत्व और पार्टी की जो कोर कमेटी चुनाव प्रबंधन समिति की बनी हुई है वो इस बारे में निर्णय लेगी। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि पिछली बार से ज्यादा सीटें जीत करके इस बार भारतीय जनता पार्टी अपना पूर्व बनानी है। मुझे इस बारे में जानकारी नहीं उन्होंने क्या आरोप लगाए, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस के पास चूंकि पूर्व में ही कोई धरातल नहीं है, लगातार 7 बार भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम के चुनाव में उनको बहुत बुरी पछाड़ दी है और अभी भी वो स्थिति बन रही है और वो ये बौखलाहट जो उनकी दिख रही है, मुझे लगता है कि केवल यही है। बाकी उन्होंने क्या आक्षेप लगाया इसके बारे में मुझे जानकारी पूरी तरह से संतुष्ट है और चुनाव जिन वार्डों में जो आरक्षित वर्ग के लोग आए उनमें पूरे तरीके हमारे कैंडिडेट तैयार है और चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। आज जो माहौल हुआ कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो लोग आए उनको यहाँ भी चुनाव आयोग के लोगों ने, जो प्रशासनिक अधिकारी पुलिस बल है, उन सबने इनको VIP कल्चर देना शुरू कर दिया। कांग्रेस के लोगों के आगे पुलिस लगा दी, उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा था, बैठने नहीं दिया जा रहा था। ये जो तानाशाही पूर्ण रवैया 36 साल से अजमेर के अंदर चल रहा है उसे कांग्रेस जड़ से उखाड़ फेंकेगी और प्रशासन और चुनाव आयोग इनको आंख खोल लेनी चाहिए। अब चुनाव का समय आ गया। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बेहतर एवं विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आदिनाथ मेडिसिटी कैंसर एवं सुपर स्पेशलिटी सेंटर, यूनिट ऑफ BR शास्त्री हॉस्पिटल तथा ग्राम पंचायत कुचील के सरपंच एवं देशवाली विकास बोर्ड के राजस्थान अध्यक्ष शाहिद खान कुचील के संयुक्त तत्वावधान में ग्राम पंचायत कार्यालय कुचील में निःशुल्क चिकित्सा एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बेहतर एवं विशेषज्ञ चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आदिनाथ मेडिसिटी कैंसर एवं सुपर स्पेशलिटी सेंटर, यूनिट ऑफ BR शास्त्री हॉस्पिटल तथा ग्राम पंचायत कुचील के निर्वर्तमान सरपंच एवं देशवाली विकास बोर्ड राजस्थान के अध्यक्ष शाहिद खान कुचील के संयुक्त तत्वावधान में ग्राम पंचायत कार्यालय कुचील में 1 दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा एवं परामर्श शिविर आयोजित किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने पहुंचकर स्वास्थ्य जांच एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श का लाभ लिया। शिविर में कैंसर,
हृदय, लीवर एवं वैस्कुलर रोगों के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने मरीजों की जांच कर उचित परामर्श प्रदान किया। शिविर में बीपी, शुगर, ईसीजी तथा कैंसर संबंधित जांचें निशुल्क की गई और जरूरतमंद मरीजों को दवाइयां भी निशुल्क उपलब्ध कराई गई। इस अवसर पर ग्राम पंचायत कुचील के निवर्तमान सरपंच एवं देशवाली विकास बोर्ड राजस्थान के अध्यक्ष शाहिद खान कुचील ने कहा कि ग्रामीणों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए शिविर का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में लोगों ने जांच कराई और मरीजों से चिकित्सा सेवाओं का लाभ प्राप्त किया। उन्होंने आदिनाथ मेडिसिटी की पूरी टीम का आभार जताते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह की विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं पहुंचाना सराहनीय पहल है। आदिनाथ मेडिसिटी के इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर आकाश जैन ने बताया कि शिविर में हृदय, कैंसर, लीवर और वैस्कुलर रोगों से संबंधित मरीजों की विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा जांच की गई। मरीजों को निःशुल्क दवाइयां, आवश्यक सैंपल जांच तथा ईसीजी की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। उन्होंने कहा कि शिविर में ग्रामीणों ने उत्साह के साथ भाग लिया और आगे भी इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाओं के प्रति जागरूकता एवं विशेषज्ञ परामर्श उपलब्ध कराने के प्रयास जारी रहेंगे। आदिनाथ मेडिसिटी कैंसर एवं सुपर स्पेशलिटी सेंटर की यह पहल विशेषज्ञ चिकित्सकों को शहरों तक सीमित रखने के बजाय ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। शिविर के माध्यम से ग्रामीणों को एक ही स्थान पर विभिन्न गंभीर रोगों के विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श और आवश्यक प्रारंभिक जांच की सुविधाएं मिली। नमस्कार सर, मैं शाहिद खान कुचील, सरपंच ग्राम पंचायत कुचील, आदिनाथ मेडिकल हॉस्पिटल के तत्वाधान में ग्राम पंचायत कुचील के सहयोग से आज कैंप का आयोजन हो रहा है। हमने भी ग्रामवासियों से अपील करी कि इस निःशुल्क चिकित्सा शिविर का ज़्यादा से ज़्यादा आकर लाभ उठावे, तो काफ़ी लोगों ने यहाँ आके अपनी जांचें कराई है। काफ़ी लोग इनकी जांचों से संतुष्ट है। मैं समस्त टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ग्राम पंचायत के लोग काफ़ी स्वस्थ व्यवस्था में मिलेंगे। मैं इनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर आकाश जैन, इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट, आदिनाथ मेडिसिटी यूनिट ऑफ बी आर शास्त्री हॉस्पिटल से। मैं यहाँ पे कुचील गांव में आज हमने एक कैंप का आयोजन किया था, जिसमें काफ़ी सारे पेशेंट्स कैंसर के, हार्ट के, लिवर के और वैस्कुलर रोग के विशेषज्ञ के द्वारा ट्रीट करे गए हैं। और यहाँ पे मरीजों ने फ्री की दवाइयाँ, सैंपल्स और हमने ईसीजी भी लोगों की करी है। पेशेंटों ने काफ़ी लाभ लिया है और हम आगे भी इसी तरीके से कुचील गांव में एक अपनी सेवाएं का प्रचार करेंगे और जिसको भी इन सेवाओं का लाभ लेना हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा टाइम 10 से 5 आर्यभट्ट हॉस्पिटल में रहता है, बी आर शास्त्री हॉस्पिटल में, तो आप वहां पे आके। राजस्थान में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर कराए गए सर्वेक्षण पर सवाल उठाते हुए जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में 5 अगस्त 2026 को सामने आए सर्वेक्षण आंकड़ों को अपूर्ण और अविश्वसनीय बताते हुए इसकी स्वतंत्र समीक्षा तथा आंकड़ों के पुनः सत्यापन की मांग की गई। राजस्थान में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर कराए गए सर्वेक्षण पर सवाल उठाते हुए जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में 5 अगस्त वर्ष 2026 को सामने आए सर्वेक्षण के आंकड़ों को अपूर्ण और अविश्वसनीय बताते हुए इसकी स्वतंत्र समीक्षा तथा आंकड़ों के पुनः सत्यापन की मांग की गई। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि सर्वेक्षण के दौरान राजस्थान के कई शहरों और गांवों में ओबीसी परिवारों से संपर्क नहीं किया गया। कुछ स्थानों पर सर्वेक्षण के लिए उपयोग किए गए आवेदन में तकनीकी दिक्कतों के कारण आंकड़े दर्ज करने में परेशानी हुई। वहीं कुछ जगह सर्वेक्षणकर्ताओं द्वारा केवल कागज पर परिवार के मुखिया का नाम दर्ज कर बाद में आंकड़े भरने तथा मतदाता सूची के आधार पर अनुमान से जाति संबंधित जानकारी दर्ज करने की शिकायतें भी सामने आने का दावा किया गया है। ज्ञापन में रावणा राजपूत समाज के आंकड़ों का उदाहरण देते हुए कहा गया कि सर्वेक्षण में सामने आई संख्या समाज की वास्तविक आबादी की तुलना में काफी कम दिखाई गई है। इसे सर्वेक्षण की पद्धति और आंकड़ों की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल बताया गया है। साथ ही मंडल आयोग के समस्त ओबीसी आबादी करीब 52% आंकी गई थी और इसके बाद राजस्थान की ओबीसी सूची में करीब 40 नई जातियों एवं समुदायों को शामिल किए जाने का उल्लेख करते हुए वर्तमान सर्वेक्षण में ओबीसी आबादी में अपेक्षित वृद्धि नहीं दिखने पर भी सवाल उठाए गए हैं। हम लोग रावणा राजपूत समाज से हैं और अभी जो ओबीसी कमीशन के द्वारा
राजस्थान प्रदेश में जो ओबीसी की जातियों की जो जनगणना करवाई गई थी और 5 अगस्त को उन्होंने फाइनल जो आंकड़े राजस्थान सरकार में ओबीसी कमीशन के द्वारा जो आंकड़े दिए गए, उन आंकड़ों को देखते हुए उन्होंने हमारी समाज के आंकड़ों के साथ कुठाराघात किया है। पूरी संख्या दिखाई नहीं गई है। और अगर हम सरकार की बात करें तो पूरे राजस्थान प्रदेश में जिस तरह के उन्होंने आंकड़े महज 5-6 लाख के आंकड़े बताए, तो वो आंकड़े तो हमारे अगर सर्वे सही ढंग से किया जाए तो केवल 5 जिलों में वो आंकड़े पूरे हो जाते हैं। और ये जो सरकार के द्वारा जो दिए गए आंकड़े हैं, उनसे हमारी रावणा राजपूत समाज संतुष्ट नहीं है। हमारी ये मांग है कि ये ओबीसी की जनगणना, हमारी जाति की जनगणना पुनः नए सिरे से डोर टू डोर जाकर करवाई जाए, ताकि हमारी समाज को जो भविष्य में राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक भागों में जो हमें नुकसान की जो हमें आशंका है, वो किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो। और ये हम 21 स्तर से लेके राजस्थान प्रदेश तक का हमारा जो संगठन है, पूरे राजस्थान में हम पूरे सभी जिलों में और उपखंड स्तर पर हम उपखंड अधिकारी जी को, तहसील स्तर पर हम तहसीलदार जी को ये ज्ञापन मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन सौंप रहे हैं। सरकार अगर हमारी बात इस प्रकार से, इस तरीके से अगर मान ले तो ठीक है, नहीं तो हम सभी लोग निर्णय करके हम सड़कों पर भी उतरेंगे। विधानसभा के घेराव जैसी बातचीत भी हम करने के लिए तैयार हैं। आज किससे मिले आप लोग? आज हम यहाँ अजमेर के हमारे कलेक्टर महोदय से मिले। हम सभी पदाधिकारियों ने, सभी लोगों ने मिलकर उनको ज्ञापन दिया और कलेक्टर साहब का जवाब सकारात्मक जवाब था। उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि भाई आपकी जो पूरी बात हम मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाएंगे, निश्चित रूप से सकारात्मक बात हम वहां आपकी पहुंचाएंगे और इसको दोबारा सर्वे को करने की भी हम यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। अजमेर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में सवार होते समय महिला यात्री के गले से सोने की चेन तोड़कर ले जाने के मामले में अजमेर जीआरपी पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी महिलाओं को मध्य प्रदेश के गुना स्थित जेल से प्रोडक्शन वारंट पर अजमेर लाया गया। इसके बाद उन्हें न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया। अजमेर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में सवार होते समय महिला यात्रियों के गले से सोने की चेन तोड़कर ले जाने के मामले में अजमेर जीआरपी पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी महिलाओं को मध्य प्रदेश के गुना स्थित जेल से प्रोडक्शन वारंट पर अजमेर लाया गया। इसके बाद उन्हें न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया। जीआरपी पुलिस अब दोनों से वारदात के संबंध में पूछताछ कर रही है और चोरी की गई सोने की चेन की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। जीआरपी थाना प्रभारी इंदु ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सपना और वर्षा के रूप में हुई है। दोनों को न्यायालय में पेश करने के बाद रिमांड पर लिया गया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि वारदात के बाद चोरी की गई सोने की चेन कहां ले जाई गई और इस घटना में उनके साथ कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल था या नहीं। फिलहाल पुलिस को आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई चेन बरामद नहीं हुई है। पुलिस के अनुसार वारदात 14 जून 2026 को अजमेर रेलवे स्टेशन पर घटित हुई थी। एक महिला यात्री अजमेर से चेन्नई जाने के लिए ट्रेन में सवार हो रही थी। ट्रेन में चढ़ने के दौरान स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ का फायदा उठाकर दोनों महिलाओं ने महिला यात्री के गले से सोने की चेन तोड़ दी। भीड़ अधिक होने के कारण महिला को तत्काल घटना का पता नहीं चल पाया।
बाद में चेन गायब होने की जानकारी मिलने पर मामले की सूचना जीआरपी पुलिस को दी गई। एक मामला हमारे यहाँ मुकदमा नंबर 90/26 दिनांक 14/6/2026 को दर्ज हुआ था चोरी के मामले में 303 DNS में। उसी के तहत पूर्व में हमने एक अर्पिता नाम की महिला को अरेस्ट किया था और अभी वर्तमान में उसी मामले में कुल 3 आरोपी थी, महिला आरोपी। उनमें से 2 को अभी हमने गिरफ्तार करके और अभी हमारे पास पीसी रिमांड में चल रही है, जिनके नाम है सपना पत्नी देवा भाट और दूसरी जो है वर्षा उर्फ कमलेश भाट। इनको प्रोटेक्शन वारंट के तहत गुना जेल से हमने MP से अरेस्ट किया। इनके जिस प्रकार से आई थी उसके अनुसार इन्होंने कुछ प्लेटफॉर्म पर जो यात्री खड़े थे उनके साथ उनके कोई सामान। दिल्ली स्थित कांग्रेस कार्यालय में ध्वजारोहण के दौरान वंदे मातरम का कथित रूप से किए गए अपमान के विरोध में भारतीय जनता पार्टी अजमेर की ओर से मशाल जुलूस निकाला गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। दिल्ली स्थित कांग्रेस कार्यालय में ध्वजारोहण के दौरान वंदे मातरम का कथित रूप से किए गए अपमान के विरोध में भारतीय जनता पार्टी अजमेर की ओर से मशाल जुलूस निकाला गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना विरोध दर्ज करवाया। मशाल जुलूस गांधी भवन चौराहे से शुरू होकर शहीद स्मारक तक पहुंचा। जुलूस में बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता हाथों में मशाल लेकर शामिल हुए। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने देशभक्ति के नारे लगाते हुए कांग्रेस के खिलाफ विरोध दर्ज करवाया। भाजपा नेताओं ने कहा कि वंदे मातरम देश की स्वतंत्रता, राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय गौरव से जुड़ा है। ऐसे राष्ट्रीय गीत के प्रति किसी भी प्रकार का अपमानजनक व्यवहार देशवासियों की भावनाओं को आहत करने वाला है। भाजपा नेताओं ने कहा कि देश के स्वतंत्रता संग्राम में वंदे मातरम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और यह करोड़ों देशवासियों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कांग्रेस पर राष्ट्रीय भावना से जुड़े विषयों को लेकर असंवेदनशील रवैया अपनाने का आरोप लगाया। भाजपा नेताओं ने कहा कि राष्ट्रीय प्रतीकों और देशभक्ति से जुड़े गीतों का सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। इसी भावना के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकालकर कांग्रेस के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करवाया। देखिए, कल भारत की स्वतंत्रता का 80वां वर्ष था। इस 80वें वर्ष में जब कांग्रेस के कार्यालय पर ये स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था, तब वहां पर सोनिया गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी द्वारा वंदे मातरम गीत को रोका गया। वो वंदे मातरम गीत जिसको गा करके हमारे लाखों स्वतंत्रता सेनानी शहीद हो गए, जो हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक बन गया था। इस वंदे मातरम को गा करके शहीद भगत सिंह सूली पर चढ़ गए थे, फांसी पर चढ़ गए। वो वंदे मातरम गीत को रोकना निश्चित रूप से हमारे राष्ट्र का अपमान है और ये अपमान हम नहीं सहेंगे, हिंदुस्तान के लोग नहीं सहेंगे। वापस देश को जब स्वतंत्रता मिली और उससे पूर्व जो संघर्ष इस देश में हमारे उस समय के भारतीयों ने किया और जिस आज़ादी के सपने को संजो करके वर्षों तक जिसके लिए कई लोगों ने अपने बलिदान किए और जिस राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर के पूरे बंगाल से लेकर के पूरे देश भर में जो ज्वार उस समय मैं कहता हूँ कि आज़ादी की लड़ाई के लिए उठा था, उस राष्ट्रगीत को जिस प्रकार से हमारी भारतीय जनता पार्टी की माननीय नरेंद्र मोदी जी सरकार ने इसकी 150वीं जो शताब्दी थी, सार्धशती, इस अवसर पर जिस प्रकार से जुलाई के अंदर अभी वर्तमान 2026 के अंदर इसको एक एक्ट बना करके और जिस प्रकार से हमारा राष्ट्रगान जनगण मन है, ठीक उसी प्रकार इसको भी वैधानिक संरक्षण प्रदान किया। और इस बार स्वतंत्रता दिवस पर जिस प्रकार से प्रोटोकॉल में इसको तय किया गया था कि झंडारोहण के बाद पहले राष्ट्रगान होगा और उसके बाद राष्ट्रगीत होगा। हम सब ने देखा कि जिस प्रकार से कांग्रेस के जो केंद्रीय कार्यालय है दिल्ली में, वहाँ जब स्वतंत्रता दिवस का एक पर्व मनाया जा रहा और झंडारोहण के पश्चात जब राष्ट्रगीत वंदे मातरम जब वहाँ पर बजने लगा, तो जिस प्रकार से कांग्रेस की उस ब्रिटिश मानसिकता की जो मुखिया हैं सोनिया गांधी, उनके सुपुत्र राहुल गांधी और जो रबर स्टैंप बनकर के उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं
मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको जैसे ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम बजना शुरू हुआ, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से पुराने त्रेता युग के अंदर जब ऋषि और मुनि जब मंत्र जाप करते थे और मंत्रों के उस पवित्र गुंजायमान से जिस प्रकार से राक्षस और असुर प्रताड़ित होते थे या विचलित होते थे, ठीक वैसा विचलन कल उनके चेहरे पर दिखा और उन्होंने उस वंदे मातरम को बीच में रुकवाने का प्रयास किया, जो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से एक वैधानिक दर्जा और संरक्षण जो एक्ट के माध्यम से इस राष्ट्रगीत को दिया गया है, उसके सम्मान में कहीं न कहीं जिस प्रकार की ये धर्षता और एक जो कुकृत्य वहां पर उस समय हुआ है, निश्चित रूप से इसको देश भर ने देखा है। और कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा जो बात भरती है, दम भरती है, जनता में भ्रम फैलाती है कि वो बहुत पुरानी पार्टी है और राष्ट्रभाव से परिपूर्ण पार्टी है, वो कल सबके सामने आया। मैं निश्चित रूप से पूरे देश भर की मांग है कि कहीं न कहीं इस जो राष्ट्रगीत वंदे मातरम का जिस प्रकार से अपमान हुआ है, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का जो धारा 32(2) के अंदर प्रावधान है, उसके तहत उनको दंडित भी किया जाए और साथ ही पूरे देश की युवा मिलकर के सामूहिक संकल्प ले कि इस पार्टी को उखाड़ करके फेंकेंगे। इस क्रम में आज ये एक विरोध प्रदर्शन मशाल जुलूस हमारे युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर के निकाला है। अभी हम शहीद स्मारक पर पहुंच करके पुतला दहन करेंगे। हमारे वरिष्ठ नेता माननीय सांसद केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी जी, अनिता जी, हमारे देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। मातृशक्ति मानसून फेस्ट 2026 का आयोजन आगामी 23 अगस्त को ब्यावर रोड स्थित डीएवी कॉलेज के खेल मैदान में किया जाएगा। आयोजन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अजमेर दक्षिण विधायक अनीता बघेल ने सोमवार को आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी महिलाओं और बच्चियों के लिए मातृशक्ति मानसून फेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। मातृशक्ति मानसून फेस्ट 2026 का आयोजन आगामी 23 अगस्त को ब्यावर रोड स्थित डीएवी कॉलेज के खेल मैदान में किया जाएगा। आयोजन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। अजमेर दक्षिण से भाजपा विधायक अनीता बघेल ने सोमवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी महिलाओं और बच्चियों के लिए मातृशक्ति मानसून फेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। सावन के मौसम की खुशियों और महिलाओं की प्रतिभा को मंच देने के उद्देश्य से आयोजित होने वाले इस फेस्ट में विभिन्न मनोरंजक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगी। विधायक अनीता बघेल ने बताया कि मातृशक्ति मानसून फेस्ट में महिलाओं के लिए विशेष रूप से लहरिया फैशन शो का आयोजन किया जाएगा। सावन और राजस्थान की पारंपरिक संस्कृति को ध्यान में रखते हुए महिलाएं लहरिया परिधानों में नजर आएगी। फैशन शो के माध्यम से राजस्थानी संस्कृति, परंपरागत परिधानों और सावन के उत्सव को जीवंत रूप देने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में महिलाओं एवं बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार की खेलकूद प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएगी। इसके अलावा मेले में मनोरंजन के लिए विभिन्न प्रकार के झूलों की व्यवस्था रहेगी। फेस्ट में विभिन्न स्टॉल भी लगाए जाएंगे, जहां महिलाओं को खरीदारी और खानपान सहित अलग अलग प्रकार के उत्पाद उपलब्ध होंगे। मातृशक्ति मानसून फेस्ट का उद्देश्य महिलाओं को एक ऐसा मंच उपलब्ध कराना है जहां वे मनोरंजन के साथ अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सके और आपस में संवाद एवं मेलजोल बढ़ा सके। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मातृशक्ति मानसून फेस्ट 2026 आगामी 23 अगस्त रविवार को
डीएवी कॉलेज के खेल मैदान में दोपहर 2 बजे से प्रारंभ होने जा रहा है। इस मेले की विशेषता यह है कि यह मेला पूरी तरह से निःशुल्क है। इस मेले का विशेष आकर्षण बहुत सारी कंपटीशन है, जिसमें विशेष कंपटीशन हमारा फैशन शो है। इस फैशन शो में हमारे द्वारा 4 कैटेगरीज रखी गई हैं। 4 कैटेगरीज में से 3 कैटेगरी लहरिया, ब्राइडल और ट्रेडिशनल में 43 इंच का एलईडी टीवी है। 4th कैटेगरी है, उसका फर्स्ट प्राइज वॉशिंग मशीन है और तीनों कैटेगरीज में भी फर्स्ट प्राइज वॉशिंग मशीन ही है। सेकंड प्राइज हमारा सुजाता का मिक्सर ग्राइंडर है। थर्ड प्राइज हमारा खेतान कंपनी का एयर फ्रायर है। तो इस तरह से फैशन शो, बहुत ग्रैंड फैशन शो होने वाला है। हमारे इस मेले की खूबसूरती यह है कि यह मेला महिलाओं के द्वारा और महिलाओं के लिए आयोजित है, जिसमें हमारा स्वयं सहायता समूह की बहनें उदयपुर से वेदांता फाउंडेशन की, धौलपुर से मंजरी फाउंडेशन की, चित्तौड़ से सीताफल के पल्प से अन्य उत्पाद बनाने वाली, राजसमंद से हमारी साबुन का उत्पाद करने वाली, टॉक के नमदों की बहनें और हमारी अलवर की बहनें टेराकोटा का काम करने वाली विशेष उत्पाद लेकर के इस मेले में आ रही हैं। इस मेले की खूबसूरती यह है कि ये मेला इको फ्रेंडली रखा गया है, उस सोच को ध्यान में रख करके रखा गया है। इसमें जो पर्स की स्टॉल्स लग रही है, वो पर्स फूलों के और फलों के पल्प से बनाए गए हैं, चमड़े की कोई वस्तु उसमें नहीं बनाई गई है। तो ऐसे विशेष आइटम बनाने वाली हमारी किशनगढ़ की वो बहन भी अपने पर्स लेकर के आ रही हैं। बहुत सारे कंपटीशन है, जिसमें हाउजी है, चेयर रेस है। हाउजी कंपटीशन में 100 रुपए के टिकट पर कम से कम 1000 रुपए का पुरस्कार प्रारंभ होता है। एक हाउस होते होते हम 12 पुरस्कार देने वाले हैं। तो इस तरह से हाउजी में ढेरों पुरस्कार है, चेयर रेस में पुरस्कार है, बहुत सारे से गेम्स हैं, खाने पीने की बहुत सारी स्टॉल्स लगी हुई हैं, झूले हैं जिनमें झूल सकती हैं बहनें। विशेष रूप से हमारी इंदौर की जो सैंडविच है, जो विशेष प्रकार की सैंडविच बनाती है बहनें, वो यहाँ आ रही हैं। तो इस तरह से ये ग्रांड मेला महिलाओं के लिए 23 अगस्त 2026 को डीएवी कॉलेज के खेल मैदान में आयोजित होने जा रहा है, जिसमें हमारे प्रदेश की उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया जी अतिथि के रूप में पधार रही हैं। हमारे दिल्ली से राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर जी आ रही हैं। हमारी राष्ट्रीय महिला मोर्चा की अध्यक्ष माननीय वानीथी श्रीनिवासन जी इसमें आ रही हैं। हमारे प्रदेश की बहुत सारी बहनें, बहुत सारी महिला विधायक, हमारे जयपुर से सांसद मंजू जी शर्मा, हमारी मंत्री महोदया मंजू जी बागमार और बहुत सारी विशिष्ट अतिथि बहनें इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाली हैं। तो मेरा अजमेर की समस्त मातृ शक्ति से निवेदन है कि आइए, इस आनंद को उठाइए, इस लुत्फ को उठाइए, मनोरंजन करिए। हम आपके स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछाए तैयार हैं। कितने बजे से कितने बजे? 2 बजे से रात्रि को 8 बजे तक ये मेला रहने वाला है। लक्की ड्रॉ इस मेले में हम निकालने वाले हैं। लक्की ड्रॉ का पहला पुरस्कार 75,000 रुपए की ई बाइक है। दूसरा पुरस्कार 11,000 रुपए नगद, तीसरा पुरस्कार 5100 रुपए नगद है और इसके अतिरिक्त 3 कॉन्सोलेशन प्राइजेस और हैं, तो वो भी दिए जाएंगे। इस तरह से लक्की ड्रॉ भी है। हमारा इंटर स्कूल डांस कंपटीशन इसमें है। हमने सभी स्कूलों को निवेदन किया था, हमारे पास स्कूल आए, उसमें स्क्रीनिंग करके हमने विद्यालयों को निवेदन किया है कि वो 23 तारीख को अपनी प्रस्तुति यहाँ देने वाले हैं। इंटर स्कूल डांस कंपटीशन में भाग लेने वाली समस्त बच्चियों को मोमेंटो और सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज प्राप्त करने वाली बहनों को पुरस्कार होगा और विशेष रूप से एक धमाका उस दिन ही हम करने वाले हैं। फैशन शो में भाग लेने वाली चारों ही श्रेणियों की बहनों के लिए एक बहुत ग्रांड अपॉर्चुनिटी उनको उस दिन मिलने वाली है। वो उसी दिन हमारे द्वारा घोषणा की जाएगी।
बहुत बड़ा पुरस्कार उसके लिए रखा गया है जो लकी ड्रॉ के माध्यम से निकाला जाएगा। तो ये एक जो है हमने छुपा के रखा है। फर्जी कंपनियों के नाम पर लोगों को लोन दिलाने का झांसा देकर उनके महत्वपूर्ण दस्तावेज हासिल करने और बैंक खातों का दुरुपयोग कर साइबर ठगी करने वाले गिरोह के खिलाफ सिविल लाइन थाना पुलिस ने कार्यवाही तेज कर दी है। पुलिस ने मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान अगुचा भीलवाड़ा निवासी धन सिंह पुत्र बालू सिंह के रूप में हुई है। इस मामले में पुलिस अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। फर्जी कंपनियों के नाम पर लोगों को लोन दिलाने का झांसा देकर उनके महत्वपूर्ण दस्तावेज हासिल करने और बैंक खातों का दुरुपयोग कर साइबर ठगी करने वाले गिरोह के खिलाफ सिविल लाइंस थाना पुलिस ने कार्यवाही तेज कर दी है। पुलिस ने मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान आगूचा भीलवाड़ा निवासी धन सिंह पुत्र बालू सिंह के रूप में हुई है। इस मामले में पुलिस अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। सिविल लाइंस थाना पुलिस के एएसआई मनीराम ने बताया कि अजमेर के आदर्श नगर निवासी विमल चौहान ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में बताया गया कि अंकुश प्रजापति और उसके साथियों ने उसे बस स्टैंड के पास बुलाया। आरोपियों ने उसे फर्जी कंपनी के माध्यम से लोन दिलाने का झांसा दिया और इस प्रक्रिया के लिए उसके आधार कार्ड, एटीएम कार्ड सहित अन्य दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए। शिकायत मिलने के बाद सिविल लाइंस थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने दस्तावेजों और बैंक खातों से जुड़े लेन देन की जानकारी जुटाने के साथ ही आरोपियों के संबंध में जांच आगे बढ़ाई। जांच के दौरान पुलिस ने मामले में पूर्व में अंकुश प्रजापति और गणेश लोहार को गिरफ्तार किया। दोनों से पूछताछ के बाद पुलिस को गिरोह के अन्य सदस्यों और फर्जी बैंक खातों के नेटवर्क से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिली। इसी आधार पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए धन सिंह को गिरफ्तार किया है। गत वर्ष से 29/10/25 को विमल चौहान पुत्र दयाराम चौहान निवासी आदर्श नगर का रहने वाला था। इसने बताया कि मुझे अंकुश प्रजापति और उसके दोस्तों ने बस स्टैंड के पास बुलाया था और कहा कि कोई फर्जी कंपनी खोलने के नाम से लोन लेना है। तो आधार कार्ड, एटीएम और इसके जो दस्तावेज मंगाए थे उस दिन इस विमल चौहान ने मुकदमा दर्ज कराया था। 420 मुकदमा दर्ज हुआ। उसके बाद में 2 मुलजिम अंकुश प्रजापति और गणेश लोहार को पहले गिरफ्तार कर चुके हैं। आज गिरफ्तार धन सिंह राठौड़ पुत्र श्री बालू सिंह राठौड़ निवासी आगुचा को गिरफ्तार किया है। क्या भूमिका थी सर इसकी? इसकी भूमिका ये थी, इनको हायर करके दूसरे लोगों को ये फर्जी कंपनी के नाम से खाता खुलाकर षड्यंत्र पैसा ऐंठने के लिए हैदराबाद और बाहर भेज रहा था। कोई पुराना भी रिकॉर्ड? पुराना रिकॉर्ड कोई नहीं है। सर ये कोई गैंग बनी हुई है या कोई? अभी तक सिद्ध नहीं हुआ। ये तो पहले कंपनी में काम करता है, आया मुकदमे में अनुसंधान जारी है। क्या पैसे डिमांड होगा? क्या किसी निवेदन करेगा नारे से। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही। फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।